दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से हम हिंदी भाषा विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम भाषा एवं व्याकरण की अवधारणा के बारे में जानेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले भाषा शब्द को लेकर। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु के साथ टाप या अप्रत्यय जुड़ने से होती है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना और उच्चारण करना। व्याकरणात्मक दृष्टि से भाषा का तात्पर्य व्यक्तवाणी है। वस्तुतः मानव वाग्अवयवों द्वारा उच्चारित स्पष्ट, सार्थक एवं अर्थपूर्ण शब्द समूह ही भाषा है। मित्रों, यहाँ पर एक शब्द आया है वाग अवयव। वाग अवयव वो होते हैं जिनकी सहायता से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। मित्रों जब हम वर्ण विचार या वर्णमाला पढ़ेंगे तो उनके उच्चारण स्थान के बारे में वहाँ पे आपको बताएंगे कि वाग अवयव कौन से हैं। आगे महर्षि पतंजलि का भी यही अभिमत है। व्यक्तावाची वर्णेषां ते इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी में व्यक्त होता है उसे भाषा कहते हैं। महर्षि यास्क के अनुसार मनुष्य द्वारा वाणी से उच्चारित ध्वनि संकेतों से गठित शब्दमयी संरचना ही वस्तुतः भाषा है। अतः मनुष्य द्वारा उच्चारित शब्द ही भाषा की श्रेणी में आते हैं। भाषाओं का अपना अपना व्याकरण शास्त्र एवं भाषा विज्ञान है। व्याकरण शब्द वी तथा अ उपसर्ग के साथ क्री धातु से संस्कृत के लुट प्रत्यय अथवा हिंदी के अन्य प्रत्यय को जोड़ने से बनता है। मित्रों, यहाँ पर इसके व्याकरण शब्द के खंड दिए हैं। संस्कृत की दृष्टि से वी प्लस ई उपसर्ग, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द बनता है। हिंदी की दृष्टि से वी तथा आ उपसर्ग, कर धातु तथा अन प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द बना है। मित्रों, आगे देखते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के आरंभिक अवयव, वर्ण या अक्षर से लेकर उसकी शब्द संरचना और वाक्य संगठना की भिन्न भिन्न प्रकृतियों का विश्लेषण करता हुआ उसका स्वरूप बोध कराता है। इसी के द्वारा हम भाषा की वर्णमाला, शब्द रचना एवं वाक्य योजना के नियमों को सीखते हुए उसे शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सीखते हैं। तभी तो व्याकरण शास्त्र को शब्द अनुशासन की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। व्याकरण ही साधु असाधु शब्दों का अनुशासन करता है, जिसके कारण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देखते हैं मित्रों। हिंदी भाषा के आधारभूत तत्व। मानव मन के विचारों को पूर्णता
एवं स्पष्टता के साथ प्रकट करने के सरल एवं सशक्त शब्दमय साधन को भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक वाचिक माध्यम है। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति मौखिक बोलकर या लिखकर करता है। इस आधार पर भाषा के मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं। पहला मौखिक पक्ष, यह भाषा का ध्वन्यात्मक अथवा स्फोटात्मक रूप है। यही मौखिक भाषा का आधार है। भाषा का आरंभिक रूप अलिखित था, जो कि अभिव्यक्ति का समीपस्थ माध्यम होता था। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। ये याद रखना है मित्रों कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। इसे ही भाषा विज्ञान में स्वनिम, उपस्वन अथवा स्फोट कहा जाता है। अगला नंबर है लिखित पक्ष। भाषा के उचित रूप को लिपिबद्ध करना ही लिखित पक्ष है। वर्तनी का संबंध प्रमुखतः भाषा के लिखित पक्ष से है। यही कारण है कि भाषा के मानकीकरण का आधार भाषा का लिखित रूप ही है। भाषा के लिखित रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है। तो मित्रों, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है, लेकिन लिखित पक्ष की आधारभूत इकाई वर्ण है और वर्ण ही भाषा के मानकीकरण का आधार है, जो लिखित रूप में है। वस्तुतः समीपस्थ एवं दूरस्थ उभयविध अभिव्यक्तियों का सशक्त माध्यम भाषा का लिखित रूप ही है। हिंदी भाषा संस्कृत की कुक्ष से स्वरूप ग्रहण करती हुई प्राकृत एवं अपभ्रंश से समृद्धि प्राप्त कर लगभग 1000 वर्षों से अधिक समय पर्यंत अपने स्वतंत्र तथा मानक अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रही है। इसने अपनी विकास यात्रा में अनेक दुर्धर्ष संघर्षों का सामना करते हुए अघोषित राष्ट्रभाषा एवं घोषित राजभाषा के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो मित्रों, देखा, हिंदी ने जो विकास यात्रा थी वो संस्कृत के कुक्ष, ये तत्सम शब्द है, कुक्ष का तद्भव अर्थ होता है कोख, वहाँ से अपना स्वरूप ग्रहण किया है। फिर प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए लगभग 1000 वर्षों से अपने स्वतंत्र और मानक अस्तित्व के लिए संघर्ष किया है और अपनी पहचान अघोषित राष्ट्रभाषा एवं घोषित राजभाषा के रूप में बनाई है। संक्षेप में हिंदी का विकास क्रम इन मुख्य सोपानों से गुजरा है। जैसे मित्रों, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत एवं प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहते हैं। और अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद हिंदी रूप में, और हिंदी ही भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा एवं
घोषित राजभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में स्वीकृति मिली और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के बारे में लिखा गया है। मित्रों, अब हम भाषा के आधारभूत तत्व जिनका व्याकरण शास्त्र में अध्ययन या अध्यापन किया जाता है उनके बारे में जानेंगे, जिनमें से तत्व हैं ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। तो मित्रों, देखते हैं हम इसे। सबसे पहले बात करेंगे ध्वनि को लेकर। ऐसी इकाई जो मानव मुख द्वारा सार्थक रूप से उच्चारित होती है तथा जिसे श्रोता अपनी कर्णेंद्रिय से ग्रहण करता है। ध्वनि भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड है और श्रवणीयता ध्वनियों का सामान्य गुण है, जिसे बोला एवं सुना जा सकता है, उसे ध्वनि कहते हैं। तो मित्रों, देखा ध्वनि के कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहले तो सार्थक रूप में उच्चारित होती है, जिसे श्रोता अपने कर्णेंद्रिय या कानों से ग्रहण करते हैं, और ये ध्वनि का लघुत्तम श्रव्य खंड है और इसका ध्वनि का सामान्य गुण है। अब हम बात करेंगे वर्ण को लेके। स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा का लघुत्तम दृश्य खंड है। दर्शनीयता वर्णों का सामान्य गुण है। वर्णों को बोला, सुना, लिखा, पढ़ा एवं देखा जा सकता है। वर्ण का लिखित रूप चाक्षुष है। अर्थ की दृष्टि से वर्ण भाषा की निरर्थक इकाई है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार वर्ण वह छोटी इकाई है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे क, च, ट, त, प इत्यादि ये वर्ण हैं। अगला नंबर है अक्षर। न चरित इति अक्षरम, अर्थात जिसका क्षरण या विनाश न हो वह अक्षर है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में अक्षरों को नित्य, शाश्वत एवं सार्वभौम स्वीकार करते हुए ब्रह्म का पर्याय माना गया है। इसकी सैद्धांतिक परिभाषा है स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, क, का, की इत्यादि अक्षर हैं। बोलते समय अक्षर के खंड नहीं किए जा सकते। मित्रों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अक्षर होते हैं, लिखते समय हम इनके खंड कर सकते हैं, लेकिन बोलते समय इनके खंड नहीं कर सकते। अगला नंबर है शब्द। वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। शब्द सार्थकता के स्तर पर भाषा की लघुत्तम श्रव्य, दृश्य एवं लिखित इकाई है। शब्द सार्थक तो होता है, परंतु शब्द से तब तक किसी निश्चित अर्थ की प्राप्ति असंभव है जब तक कि उसका वाक्य में प्रयोग न कर दिया जाए। देखते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं।
शब्द तभी तक शब्द रहता है जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात कारक चिन्ह रहित वर्ण समुदाय शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होते ही वह पद बन जाता है। तो मित्रों अगला नंबर है पद। वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध समूह, जिसे हम शब्द कहते हैं, का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो उसे ही पद कहते हैं। पदों का निश्चित अर्थ होता है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग कर दिए जाने से उस पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ स्थापित हो जाता है। तो मित्रों अभी हम बात कर रहे थे कि शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह शब्द पद की संज्ञा ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसका संबंध वाक्य में अन्य से स्थापित हो जाता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। अगला नंबर है वाक्य पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह, जिनसे पूर्ण अभिलषित अर्थ की प्राप्ति हो तथा आकांक्षा, योग्यता, सानिध्य एवं तात्पर्य नामक तत्वों से युक्त हो, उसे वाक्य कहते हैं। तो मित्रों एक वाक्य के लिए उसमें पदों का क्रमबद्ध होना जरूरी है और उसमें आकांक्षा, योग्यता, सानिध्य एवं तात्पर्य नामक तत्व भी हो, तब वह वाक्य बनेगा। जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें हम वाक्य विस्तार के बारे में बताएंगे कि वाक्य कैसे बनता है, कौन कौन से तत्व होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यह हमारा उद्देश्य आपको भाषा के तत्वों से परिचित कराना है। वाक्य के संबंध में पंडित विश्वनाथ ने परिभाषा दी है, वाक्यम स्याद् योग्यताकांक्षति युक्त पदोच्च, अर्थात सत्यापन, योग्यता एवं सानिध्य युक्त यात्रियों का समूह ही वाक्य है। अगली परिभाषा है गार्डनर की, वाक्य एक या अनेक पदों का होता है जो अभीष्ट अर्थ को प्रकट करता है। वाक्य के बारे में अरस्तु ने भी लिखा है, हमारी दृष्टि में भाषा का प्रधान अंग अभिलषित या वांछित अर्थ को प्रकट करने की क्षमता से युक्त सार्थक पद समूह का यथा निश्चित क्रम ही वाक्य है। तो मित्रों आज की वीडियो में हमने भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान होना, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति और भाषा के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं, इनके बारे में जाना। मित्रों आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।